दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य निशी चौहान वत्स की लिखी कहानी खिड़की। पिछले 10 मिनट से मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को घूर रहा हूं। इससे पहले मैं टीवी की बासी खबरें सुन चुका हूं, कॉफ़ी के 2 मग ख़त्म कर चुका हूं, गार्डन का मुआयना भी कर चुका हूं। दिक्कत यह है कि इतना सब करने के बाद भी वक्त काटे नहीं कट रहा। सोचा पत्नी से बात करूं, लेकिन वो तो ऑफिस में होगी, वो क्यों आएगी घर। मैंने आज तक उसके लिए कभी ऑफिस नहीं छोड़ा। बेटा भी कॉलेज में होगा। फ़ोन बुक में रिश्तेदारों और कलीग्स की लंबी सी फहरिस्त में एक दोस्त तक ढूंढना मुश्किल हो गया। अकेलेपन की एक हल्की सी टीस मन में चुभ गई थी। मैं रणविजय सिंह मलिक 42 साल का हो गया हूं और आज अपनी 22 साल की सरकारी नौकरी में आई इस पहली अनप्लान्ड छुट्टी से जूझ रहा हूं। ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए काम ठप पड़ गया था। मैं तो यूं भी हमेशा की तरह कोई काम ढूंढ ही लेता, लेकिन आज अचानक आई इस छुट्टी ने सारा काम गड़बड़ कर दिया था। इतने सालों से शायद ही कभी संडे के अलावा किसी दिन मैं घर पर रहा था। मेरे हर दिन का एक फिक्स्ड रूटीन रहता था, संडे का भी। घर में मेरी कुर्सी, मेरी खिड़की, मेरा कप, सब कुछ तय था। यहाँ तक कि मेरा पार्क की वो बेंच, ऑफिस का रास्ता। पिछले कई सालों में कुछ भी तो नहीं बदला था। समय का इतना पक्का कि घर, दफ्तर, आस पड़ोस में मैं पीठ पीछे ही सही, लेकिन अलार्म क्लॉक के नाम से मशहूर था। मैंने गहरी सांस ली और उकताकर छत की तरफ देखने लगा। तभी मेरे फोन की मैसेज टोन बजी। यही कोई मैसेज होगा, गुड मॉर्निंग, गुड डे टाइप। मैंने फोन यूं ही पड़ा रहने दिया, लेकिन जब अचानक टन 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 मैसेजेस की बरसात शुरू हो गई तो मुझको हार के उसको उठाना ही पड़ा। हेलो, एक और मैसेज ग्रुप। इसका नाम था लिव लाफ लव। ग्रुप का एक भी नंबर मेरी पहचान का नहीं था। किसने बनाया ये ग्रुप और मुझको क्यों शामिल किया? वहां भी कोहराम मचा था। सब अपनी पहचान बता रहे थे। ये कहीं से भी मेरी उम्र के लोग तो लग नहीं रहे थे। कॉलेज स्टूडेंट्स या शायद नई नई नौकरी वाले होंगे, ऐसे ही कुछ अंदाजा लगाया मैंने। कैसे? अरे सबकी बातों में वही बेफिक्री का अंदाज था जो आजकल की जनरेशन में होता है। जब तक एक मैसेज पढ़ो 20 और आ जाते थे। मुझे ऊब हो रही थी। तभी आखिर में एक मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। किसी ने लिखा था, द लेस यू केयर द हैप्पियर यू विल बी। यानी परवाह जितनी कम करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। बस यही बेपरवाही नापसंद थी मुझको। मैं चिढ़ गया इस बात से बेखबर कि ये चंद शब्द आगे मेरी जिंदगी बदलने वाले थे। उस अनजान ग्रुप के एक मैसेज ने मुझको जवाब लिखने पर मजबूर कर दिया। मैंने लिखा, दिस इज द ओनली लाइफ यू गेट सो यू शुड केयर। यानी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए परवाह करनी चाहिए। इतना कहकर मैंने ग्रुप छोड़ दिया। फोन की टन टन बंद हो चुकी थी। घर में फिर वही खामोशी धीरे धीरे पांव पसार रही थी, जिससे मुझे घबराहट होने लगी थी। तभी एक मैसेज आया किसी अनजान नंबर से। लिखा था, हु आर यू? ये क्या बात हुई? अरे मैसेज आपने लिखा है, पहले आपको बताना चाहिए कि आप कौन है। तभी मेरी निगाह उस नंबर की फोटो पे गई। वही जुमला लिखा था जिससे अभी अभी मुझको चिढ़ हुई थी। अच्छा, तो वही जनाब हैं। कोई और वक्त होता तो शायद मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता, लेकिन आज मेरे सूने पड़े घर ने मुझको आगे धकेला और मैं लिखने लगा। तजुर्बे से कह रहा हूं कि मैं टाइप ही कर रहा था कि उधर से एक और मैसेज आ गया। मैं रूही, दिल्ली से। ओह, तो ये जनाब नहीं मोहतरमा है। मुझे लिखना पड़ा, मैं रणविजय सिंह मलिक। इससे पहले कि पुरानी बात का जवाब फिर लिखता, एक और सवाल हाजिर था। आप करते क्या हैं? मुझे लगा था मेरी कही हुई बात पे सवाल करने के लिए ही ये मैसेज आया था, लेकिन यहाँ तो बातों का रुख ही अलग था। मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ। आप क्या करती हैं? मैंने अभी अभी एक जॉब छोड़ी और दूसरी ढूंढ रही हूँ। ओह, जॉब क्यों छोड़ी? मैं पुरानी बात को भूल गया था शायद। वही ये जवाब एक बार को तो मुझे हंसा गया, फिर भी मैंने लिख के भेजा, करियर को लेकर इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जी। एक ही जिंदगी है, उसकी परवाह करनी चाहिए, उसने लिखा और साथ में एक हंसता हुआ स्माइली भेज दिया। मुझे भी हंसी आ गई।
स्क्रीन के ऊपर एक आइकॉन बता रहा था कि उस पर टाइपिंग चल रही थी। आपकी हॉबीज क्या है? उसने पूछा। इस सवाल ने मुझको सोच में डाल दिया। मेरा रूटीन था, काम था, पर शौक? काफी देर सोचने के बाद मैंने लिखा, कभी कोई शौक रहा ही नहीं। मतलब? उसने पूछा। मतलब मेरा जवाब अब भी अधूरा लगा था उसे। क्या लिखूं, क्या कहूं इस अनजान लड़की से? फिर भी मैंने लिखा, लड़कपन में बड़ा आदमी बनने का फतूर था, इसलिए बस अभी तक काम ही कर रहा हूं, शौक के लिए वक्त ही नहीं मिला। मतलब? अरे मतलब क्या भाई? मैंने लिखा, शौक सिर्फ वक्त की बर्बादी होते हैं। उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर ज्ञान दे दिया था शायद। अब बड़ा हूं, आदत धीरे धीरे जाएगी ना। लेकिन एक बात पे मेरा ध्यान ही नहीं रहा। सामने दीवार पे लगी घड़ी की सुई अब 3 गुना रफ्तार से भाग रही थी और मेरी अलार्म क्लॉक ठप पड़ गई थी। रूही से अगला सवाल मैंने किया, तुम्हारे शौक क्या हैं? मुझे नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, मूवीज देखना, इस लंबी सी लिस्ट में लगातार कुछ न कुछ जुड़ता जा रहा था। मैं उठा और कॉफी बना लाया। उसकी बातें अब भी जारी थीं और कॉफी के घूंट लेते हुए मैं मुस्कुरा रहा था। स्मार्टफोन की इस वर्चुअल दुनिया में रूही नाम की वो खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी। 27 साल की रूही ने बताया कि उसके परिवार में बस वो और उसकी माँ ही है। पापा 5 साल पहले ही गुजर गए थे। मैंने भी उसे अपने काम और परिवार के बारे में जितना मुनासिब था बता दिया। एक झिझक थी मन में, किसी अनजान शख्स से इतनी बातें पहली बार की थीं, लेकिन स्क्रीन के पीछे से बात करना आमने सामने बात करने से फिर भी आसान था। इन बातों में 3 घंटे बीत गए। ज्यादातर बातें उसी ने की, लेकिन आखिरकार अलार्म क्लॉक बज ही गई। वक्त पे लंच की आदत ने मेरे पेट में कोहराम मचा दिया था। मैंने रूही से इजाजत मांगी और हमने विदा ली। खाना खाते वक्त मैं हमारी बातचीत के बारे में ही सोचता रहा। पहली बार मेरे रूटीन में आया ये छोटा सा बदलाव बुरा नहीं लग रहा था। रूही की बातों से लगा कि वो दिल की साफ और खुश मिजाज है। शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। फिर ख्याल आया कि ये सब किस लिए? कल से ऑफिस होगा, काम होगा, टाइम किसके पास है? और तो और उम्र का तो ख्याल करो। मैंने रूही का ख्याल परे झटका और टीवी खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ भी अपने ऑफिस से आ गई। मैं चाहता था कि वो आके साथ बैठे, बातें करे, लेकिन वो सीधे किचन में चली गई। अलार्म घड़ी में मेरी शाम की चाय का वक्त जो हो रहा था। बेटा भी कब घर आया और अपने कमरे में बंद हो गया नहीं पता। 3 लोगों वाले इस घर के एक कमरे में मैं बिल्कुल अकेला बैठा था। पता नहीं कौन सी रस्सी मेरे पैरों में बंधी थी जो मुझे मेरी पत्नी और बेटे के पास जाकर बात करने से रोक देती थी। शाम और रात रोज की ही तरह गुजरी। फिर भी रूही एक ढीठ किराएदार की तरह मेरे जहन में बैठी रही। अगला दिन इतवार का था। बाहर ठंडक थी, फिर भी मैं बालकनी में फोन लेकर बैठ गया। रूही का मैसेज आया हुआ था। हेलो देयर। इन 2 शब्दों ने ही पूरा माहौल रोशन कर दिया था। मैंने लिखा, आज तो कोई बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? बस ऐवे ही। इस बार उसके इस जवाब से मैं वाकई हंस पड़ा था। फिर वही ऐवे ही। पर कुछ तो था इस बेपरवाह सी लड़की में। ऐसा लगता था कि वो और उदासी एक कमरे में टिक ही नहीं सकते। तभी देखा, सामने दूर ऊंची सी बिल्डिंग के पीछे से सूरज झांक रहा था। आसपास का कोहरा भी धीरे धीरे छंट रहा था। उस छोटी सी खिड़की में शायद मुझे एक दोस्त मिल गया था। मैं अब आराम कुर्सी पर उठ के बैठ गया था। वॉक पर जाने का प्रोग्राम फिलहाल टल गया था। रूही से बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, और सुनाओ? वो बोली, पूछो। कमाल की हाजिर जवाब थी वो। रोजमर्रा के सवालों पर भी ऐसे ही टेढ़े जवाब। मेरे पूछने का इंतजार उसने किया ही नहीं, उल्टा मुझी से पूछ लिया, आपको क्या पसंद है? सवाल अजीब था, फिर भी मैंने लिखा, मुझे सुबह की ताज़ी हवा पसंद है। और तुमको? मुझे सब कुछ। कोहरे वाली सुबह, गर्मी की दोपहरें, बारिश की शाम, स्टील के ग्लास में ऊपर तक भरी चाय, सर्दी की रातें, पानी से भरी सड़कें, हवा, पानी, धूप, सब पसंद है। मैं एक बार फिर उसके जवाब पर हैरान था। उसने मेरे ही शब्दों को इंद्रधनुष में रंग कर मुझे वापस भेज दिया था। अच्छा लग रहा था उससे बात करना।
इतनी अनप्रिडिक्टेबल लड़की मैंने पहली बार देखी थी। मुझसे बिल्कुल अलग थी वो। फिर भी उससे बात करते हुए लगातार चेहरे पर एक मुस्कान खिली रहती थी। आसपास का माहौल तो मैं भूल जाता था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे से मेरी दूरियां बढ़ती जा रही थीं। तभी उसने पूछा, कभी प्यार हुआ है? इस सवाल ने बातों की गहराइयों को बढ़ा दिया था। लड़कपन का पहला प्यार, सुमेधा मेरी पत्नी, वो प्यार जो नौकरी, गृहस्थी और दुनियादारी के नीचे कहीं दब गया था, उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर इंतजार के बाद उसने कहा, जाने दो। शायद उसे मेरा जवाब मेरी खामोशी से मिल गया था। मैं उसके इस बड़प्पन का कायल हो गया। मैंने लिखा, इतनी समझदार कैसे हो? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, उसने लिखा। फिर वही टेढ़ा जवाब। मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन रूही कमरे की उदासी को अपने साथ ही ले गई। हमारी अक्सर बात होती थी। हर बार उसकी बातें, उसके सवाल मुझको हैरान तो कभी परेशान कर जाते। जैसे एक बार उसने पूछा, पिछली बार गाना कब गाया था? याद नहीं, कॉलेज में शायद, मतलब 100 साल पहले, उसने मुझको चिढ़ाया। एक बार पूछा, ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन लिखते लिखते मेरी उंगलियां साथ नहीं दे रही थी। ये सब कुछ कमाते कमाते मैंने सबसे कीमती चीज तो खो ही दी थी, और वो था सुमेधा और अखिल का साथ। पर ये सब मैं लिख नहीं पाया। ये बड़ी गलत आदत थी रूही में। लंबी लंबी बातों के बीच में एक ऐसा सवाल पूछ के मुझको उलझा देती थी। मैं सोचता था कि अब जवाब नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगली बार मैं उलझने को तैयार हो जाता था। लगता था कि मैं रणविजय सिंह मलिक नहीं, बस विजय हूं, और अब मैं अपने ही बनाए नियम और कायदों को तोड़कर सांस लेना चाहता था। रूही से बातचीत को अब करीब 4 महीने हो चुके थे। अब तक हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर भी रूही से होने वाली बातचीत का जिक्र मैंने अभी तक अपनी पत्नी से नहीं किया था। बताना चाहता था, लेकिन हमारी ये दोस्ती सुनने में जितनी भी सिंपल हो, उसको समझा पाना उतना ही मुश्किल था। आज घर जल्दी आकर मैं सीधे कमरे में पहुंचा। फोन को चार्जिंग पे लगाकर मैं टाई ढीली करके आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कुर्सी पे जम गया। रूही ऑनलाइन दिख रही थी। एक बार फिर कमरे में रोशनी फैल गई। खास दिन था आज, उसका जन्मदिन। मैंने उसको विश किया और कहा, पार्टी मिलेगी? उसने कहा, हाँ, पर कैसे? मैंने कहा, आज सवाल मैं पूछूंगा और तुम सिर्फ उनका जवाब दोगी। उसने हामी भर दी। मैंने पूछा, अभी तक का सबसे स्पेशल गिफ्ट? एक फ्रिल वाली वाइट फ्रॉक मेरे 8वें बर्थडे पर। सबसे स्पेशल मेमोरी? पापा से झप्पी। मिलती तो अक्सर थी, लेकिन बर्थडे वाली झप्पी स्पेशल होती थी। बहुत मिस करती हूं उनको, हर दिन। उसके जवाब की उदासी फोन के दूसरी तरफ मुझे भी उदास कर गई। पिताजी की याद आ गई। उसने आगे कहा, माँ भी उनको हर पल याद करती हैं। माँ पापा की शादी को 26 साल हुए थे जब पापा गुजर गए। वो कहती हैं, अभी तो कितनी बातें करनी थी, कितना कुछ साथ करना बाकी था। पापा साथ थे तो लाइफ का हर दिन एक सरप्राइज होता था। रूही की वो खिड़की आज उदास रंग लिए हुए थी। जाने कितनी देर वो कहती रही और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उस दिन उसके जाने के बाद भी वो उदासी मेरे कमरे से नहीं गई। रूही की बातों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं तो अभी जिंदा था, फिर मैंने अपने चारों तरफ ये दीवार क्यों बना रखी थी? पत्नी से कुछ तयशुदा बातों के अलावा ठीक से बात किए हुए एक जमाना हो गया था। एक अरसे से झप्पी तो क्या, बेटे से आंख मिलाकर बात तक नहीं की थी मैंने। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सुबह शाम तो बीत रहे थे, लेकिन मेरी जिंदगी थम गई थी। लेकिन इन सब का जिम्मेवार कौन था? नियम कायदों का हवाला देकर मैंने खुद पे लगाए इस इल्जाम से बचने की कोशिश तो की, लेकिन खुद इस जिरह में हार गया। गुनहगार मैं ही था और मुझे ही इसे बदलना था। मैंने फैसला कर लिया था। अगले महीने मेरे बेटे अखिल का जन्मदिन था। उसने हर बार की ही तरह सुबह आकर मेरे पैर छुए, और इस बार पैर छूकर जैसे ही वो उठा, मैंने बिना कुछ सोचे उसको कस के गले से लगा लिया।
कुछ पल तो वो समझ ही नहीं पाया, फिर वो भी गले लग गया। ये तो वैसा ही एहसास था जैसा उसके पैदा होने पर उसको पहली बार गोद में लेने पर हुआ था, उसके पहली बार मेरी उंगली पकड़ने पर हुआ था। गले लगकर जब अलग हुए तो धुंधली नम आंखों से मैंने उसे गौर से देखा। मुझसे लंबा हो गया था, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ गई थी। उसे जन्मदिन का तोहफा थमाते हुए मैं मुस्कुरा दिया। रूही से मैसेज पर बातचीत की वो छोटी सी खिड़की एक भूली हुई खुशी मुझे वापस दे गई थी। ये रूही की बातें ही थीं जिनसे अब मैं बदलने लगा था। ऑफिस से जल्दी आने लगा था, मुस्कुराने लगा था, कभी कभी बेपरवाह भी हो जाता था। ऑफिस में धीरे धीरे मेरे ओहदे का लबादा खुल रहा था। अब सुबह वॉक पर अकेला नहीं, सुमेधा के साथ जाता था। कभी कभी हम किसी नए रास्ते पे यूं ही चल पड़ते थे। धीरे धीरे हमारे बीच का सन्नाटा भी छंटने लगा। रोज की छोटी छोटी बातें करते हुए पता लगा कि अभी हमें भी तो कितनी बातें करनी है। उन बातों में दिल खोल कर निकली हंसी सर्द से सर्द मौसम को गुनगुना कर जाती थी। एक दिन ऐसी ही गपशप के बाद पार्क की बेंच पर बैठते हुए मैंने अपनी पत्नी को रूही के बारे में बताया। नाराजगी भरी पत्नी की आंखें कितनी प्यारी लगी थी मुझको। अच्छा, तो ये वजह है इस बदलाव की? उसकी आवाज में एक मीठी सी शिकायत थी। तब महसूस हुआ कि वजह कोई भी हो, सबसे खास बात है बदलाव का होना। रूही की बातों से ही मेरी ठहरी हुई जिंदगी एक खूबसूरत रास्ते पर चल पड़ी थी। हमारे बीच में उस पाक रिश्ते में एक दूसरे के लिए परवाह भी थी और हक भी। एक ही शहर में रहने के बावजूद हम कभी नहीं मिले। बस एक ही जरिया था हमारी बातचीत का, वो मोबाइल फोन की खिड़की जिस पर आज भी वही जुमला लिखा है। हम आज भी रोज मिलते हैं और उतनी ही बातें करते हैं। हमें आज भी एक दूसरे के नाम के सिवा कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कई बार बिना लिखे ही मन की बात समझ जाते हैं। सच कहते हैं, दुनिया का सबसे जटिल रिश्ता है दोस्ती, लेकिन समझो तो उससे आसान कुछ भी नहीं। कई बार शहर में घूमते हुए मेट्रो, रेस्टोरेंट या कहीं और उसकी उम्र की किसी लड़की को देखता हूं तो लगता है कि कहीं ये रूही तो नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।